Okay. So doctors, come to the point. As far as yesterday's lecture were there, day before yesterday, I think, last Saturday we had discussed the complete alimentary canal structure, and first step we have completed, that was oral or buccal cavity, or I should say the mouth. Am I right? Mukti? Yes, sir. Prasanna, am I right? Yes, sir. Perfect. Yes, चलिए. sir. तो डॉक्टर पाठक, मैंने आपसे ये कहा था, डॉक्टर गार्गी पाठक, ग्लोरी, स्पंदन ने बहुत बढ़िया तरीके से पूरा ट्रैक अपने को बताया था, राइट? और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक एक पार्ट कवर किया था, और एक पार्ट कवर हुआ था पूरे लेक्चर में, दैट वाज ओरल कैविटी एंड बकल कैविटी, जिसमें लिप्स, गम्स, वेस्टिब्यूल, टंग, टीथ, पैलेट, हार्ड, सॉफ्ट, फेरिंक्स, है ना? यानी बहुत सारी चीजें हमने देखी थी और बहुत मजे से समझा था। कई चीजें तो लाइफ में पहली बार सुनी थी अपन ने, am I right? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट, परफेक्ट। तो मेरा कहना बस ये है दोस्तों कि हम जिस भी चीज को पढ़ें थोड़ा मजे से पढ़ें, क्योंकि फिजियोलॉजी जो है डायरेक्ट हमारी बॉडी से रिलेटेड, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है ना, तो थोड़ा सा लॉजिकली पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। अब रहा सवाल बच्चों अपना बकल कैविटी कंप्लीट करने के बाद फेरिंक्स, which is called as common passage for food and air. Perfect? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And that pharynx is divided into 3 parts. Anyone fast? Oropharynx, Nasopharynx, and laryngopharynx. Laryngo. वेदांत भाई सीक्वेंस ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पहले नाजो, ओरो और लैरिंगो। क्यों ऐसा? क्योंकि हम जब खाना खाते हैं थाली में, तो शुरुआत अचार और पापड़ से नहीं करते, शुरुआत चावल या चपाती से करते, तो सीक्वेंस अच्छा होता है, अच्छे से डाइजेशन होता है। डॉक्टर पाटिल बराबर? ओके, चलिए। यस गायत्री बोलिए, यू हैव सम क्वेश्चन। Excuse me, sir. यस एक्सक्यूज। सर नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स तो समझ गया, मतलब इन रिलेशन टू नोज एंड माउथ, पर लैरिंगोफेरिंक्स नहीं समझा सर, मतलब क्या होता है? अरे लैरिंगो, ये फेरिंक्स के रीजन है। फेरिंक्स मतलब जो पार्ट है उसके 3 रीजन कर दिए गए, which is directly connected to nasal chamber, nasal part, connected to oral part and connected to larynx. क्या होता है when we exhale the air, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं डॉक्टर, तो ब्रीथ आउट करने के बाद वर्ड्स निकलते हैं, तो ब्रीथ आउट करने के बाद वाइब्रेशन यानी साउंड तो यहां से बनता है, बट वर्ड्स यहां से बनते हैं। तो साउंड को बनाने के लिए जिस एरिया की जरूरत है, जिस रीजन की जरूरत है, दैट पर्टिकुलर रीजन इज laryngopharynx. Okay, understood? Yes, sir. Thank you, sir. Perfect. So as far as that oral cavity, buccal cavity, pharynx part was concerned, वहां तक अपना लास्ट लेक्चर हो चुका था। मैंने आपको pharynx भी बता दिया था, मैंने आपको esophagus भी बता दिया। Esophagus, how much the length? 25 centimeter. उस 25 सेंटीमीटर के बाद एक ओपनिंग थी, दैट इज कार्डियक स्फिंक्टर। Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. And that cardiac sphincter facilitate the opening of esophagus into stomach. Am I right? Yes. Yes, sir. Perfect. Yes, So today we need to start stomach. Right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Perfect. स्टमक थोड़ा सा समझते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं, और उसके बाद फिर स्क्रीन शेयरिंग करके स्टमक का भी स्ट्रक्चर दें। चलिए हेडिंग डालिए, सेकेंड हेडिंग स्टमक। आई होप आपने लिख लिया था सबने, मैंने लिखवा दिया था इसोफेगस तक, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Excuse me, sir. एक्सक्यूज। Sir, today will you please share the pic of the board on group, because my network is not like, it is showing bandwidth. Yes, low, yes. so I'm- Every day I used to share the last lecture का भी शेयर किया होगा आई थिंक मैं। यस सर किया है। I used to share, but still आपने बता दिया, नहीं भी हो तो मुझे बोल दिया करें लेक्चर खत्म होते होते, है ना? I'll share गायत्री, don't worry.
थैंक यू सर। ओके, चलिए बच्चों स्ट्रक्चर स्टमक की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, मेरे साथ नोट भी करते चलेंगे, समझते भी चलेंगे। एंड बिलो डायफ्राम, एंड बिलो डायफ्राम। डायफ्राम एवरीवन नो, डायफ्राम सबको पता है। जो ब्रीदिंग यानी ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने के लिए जरूरी होता है वो डायफ्राम वाला पार्ट। यहां पर ऐसा डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, यानी वो स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे नीचे होता रहता है, ऊपर होता रहता है, नीचे ऊपर होता रहता है। उसी की वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ना और कम होना ये कंटिन्यू हो। परफेक्ट। सो उस डायफ्राम के नीचे और एब्डोमिनल कैविटी में लोकेट करता है आपका स्टमक, राइट? यस सर। Yes, sir. ओके, यस सर। परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। आप लोग लिख लेंगे कि मुझे लिखना पड़ेगा? लिख लेंगे। नहीं सर, हम लिख लेंगे सर। 4 पार्ट्स, कार्डियक, फंडस, फंडिक बॉडी एंड पाइलोरिक। परफेक्ट। चलिए पॉइंट नंबर 3, क्योंकि ये सब अपन पढ़ चुके हैं बच्चों, डायग्राम में बना लिया तो बार बार उसको लिखने का जरूरत नहीं है। आपको जरूर लिखना चाहिए, मुझे समय खराब नहीं करना चाहिए, है ना? आगे बढ़ते हैं। मिडिल पार्ट दैट इज फंडस। मिडिल पार्ट that is fundus act as main gastric gland. नोट कीजिए। that contains following 4 types of cells. नंबर 1, पेप्टिक और जाइमोजेनिक। नीट का सवाल है ये। पेप्टिक इसी को कहते हैं जाइमोजेनिक, और इसी को कहते हैं चीफ सेल्स। तीनों नाम इसी के हैं, पेप्टिक सेल, जाइमोजेनिक सेल्स और चीफ सेल्स। क्या सीक्रेट करते हैं वो भी बताता हूं। नंबर 2, पहले सेल्स के सारे नाम हम लोग लिख लें। नंबर 2 इज ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स। सर प्लीज रिपीट सेकंड पॉइंट। Consist of 4 parts. अरे अग्री बच्चों? Yes, यस sir. सर। यस सर। Mucous neck cells. Third cell is mucous neck cells. और argentophin cells अभी दूसरे कलर का पेन मेरे पास नहीं है, लेकिन इस थर्ड पॉइंट को मैं लिख दे रहा हूं नीट पॉइंट। मतलब कुछ भी भूल जाओ चलेगा, इस पॉइंट को आप नहीं भूल सकते। दिस इज नीट पॉइंट। अब ये जो 4 सेल्स हैं बच्चों, स्टमक का स्ट्रक्चर यदि मैं आपको बताना चाहूं तो एवरीवन नोस, क्योंकि पहले इसमें मैंने आपको वो समझा दिया है। राइट?
अब इस पार्ट में भी आप मुझसे पूछो, ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के बजाय एनसीईआरटी के बेस का मैं बनाता हूं तो थोड़ा सा लंबा कर्व बनाता हूं ताकि आप लोग बेटर तरीके से उसको पोस्टीरियर और एंटीरियर कर्व समझ सको, है ना। राइट। अब Yes, यहां पर जो था ये स्फिंक्टर कौन सा, Cardiac. cardiac, Cardiac sphincter. और यहाँ पर कौन सा, Pyloric. pyloric, तो इसका नाम क्या, esophagus, और इसका नाम क्या, duodenum, Duodenum. परफेक्ट। और यहाँ पर मैंने किया कार्डियक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। डन। Yes, sir. परफेक्ट, समझ में आना मुद्दा है अपने लिए। अब मैंने आपसे कहा कि जो फंडस पार्ट है यार, ये वाला जो पार्ट है ये मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, और यहीं से गैस्ट्रिक मतलब होता है डाइजेस्टिव, यानी स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, दैट इज गैस्ट्रिक। यानी बॉडी की डाइजेस्टिव वाली जो गट है उसको अपन गट कहते हैं, या उसको हम गैस्ट्रिक सेल्स कहते हैं, या गैस्ट्रिक पार्ट कहते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहां से जो शुरू होता है वो होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो उस गैस्ट्रिक में मेन फंक्शन जो सेकंड वाला पार्ट है उसके पास 4 सेल्स हैं। उन 4 सेल्स में जो सबसे पहली सेल है जिसे आप पेप्टिक सेल या जाइमोजेनिक सेल कह रहे हैं, ये कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन करती है, ये कुछ प्रोएंजाइम्स का सीक्रेशन करती है। तो आज हम एक बात ये समझ रहे हैं कि बायो में व्हेनेवर इट कम्स एज प्रीफिक्स प्रो, बायोलॉजी में जब तक मैं आपको 2 साल पढ़ाऊंगा, whenever it comes like pro, it shows the inactive form of that particular. That means if I'm talking about like prorenin, अब मैंने कि प्रोरेनिन कहा है, दिख रहा है बराबर कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। yes, sir, Yes, sir. मैंने बच्चों यदि if I wrote it prorenin, that means I'm talking about the inactive form of renin. If I'm talking about pepsinogen, so now onwards whenever Pathak sir will say pro, that means वो कहना चाह रहे हैं क्या, क्या Inactive form. inactive form. Whenever Pathak sir is saying nogen, again inactive form. So जब भी मैं या तो प्रीफिक्स लगाऊं pro या तो मैं सफिक्स लगाऊं nogen, that I'm talking about the inactive form. Like मैंने कह दिया ट्रिप्सिनोजन, मतलब मैं ट्रिप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म कह रहा हूं। मैंने कह दिया काइमोट्रिप्सिनोजन, तो मैं उसका इनएक्टिव फॉर्म कह रहा हूं। मैंने कह दिया पेप्सिनोजन, मैंने पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म, या मैंने कह दिया प्रोरेनिन, मतलब रेनिन का इनएक्टिव फॉर्म। जो है तो सही, पढ़े तो हैं, सीक्रेट भी हो रहे हैं, but they are not working at all until unless they get activated. Agree? yes, sir, Yes, sir. बच्चों अदरवाइज तो क्या होगा, डॉक्टर जोशी, मुक्तिर भाई, रिया मैडम, स्वराज भाई, डॉक्टर परदेशी, यार यदि ये सारे के सारे एक्टिव रह गए ना पढ़े, तो यदि खाने को कुछ नहीं मिला तो ये तो इंटेस्टाइन को और स्टमक को ही खा जाएंगे, इतने जबरदस्त एंजाइम है ये। गेटिंग अ पॉइंट? यानी Yes. आप समझिए खाने का कितना इंपॉर्टेंस है दोस्तों। यदि आप सुबह उठने के 2 घंटे के अंदर नाश्ता नहीं करते हैं तो आप बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं, क्योंकि जागने के बाद 2 घंटे के अंदर आपकी बॉडी का एसिड बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और नहीं तो आपके मटेरियल के अंदर के मटेरियल को ही खाता जाएगा। इतना जबरदस्त सीक्रेशन होता है, इसलिए ब्रेकफास्ट अच्छा खासा हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, और आपकी एज में तो बहुत बढ़िया खाना चाहिए।
बहरहाल वो मैकेनिज्म पर आएंगे हम बाद में, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपसे क्लियर कर दिया कि पेप्टिक सेल, जाइमोजेनिक सेल, चीफ सेल, इसलिए चीफ सेल्स हैं यार क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट एंजाइम्स रिलीज करती है जिसकी वजह से आगे की सारी प्रोसेस। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको यहां लिखवा दी, दैट इज ओके। और थोड़ा सा अमाउंट लाइपेज, तो यहां लिख देता हूं मैं वेरी लिटिल लाइपेज, वेरी लिटिल लाइपेज, वेरी लिटिल लाइपेज। ओके, मुक्तीद ने कहा कि फिर सर उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्यों कहते हैं? दोस्त एक्स्ट्रा सेल्यूलर ही मैं बोल रहा हूं, यहां सेल से निकल जाएगा तो इसमें तो रहेगा ना जूस। मुक्तीद, यस सर। सेल के बाहर सीक्रेशन तो सेल के बाहर हो रहा है ना, सेल ने सीक्रेट करके यहां पे डाल दिया, यहां पे फूड डाला, अब कुछ डाले नहीं तो एसिड तो निकल ही रहा है, तो वो तो क्या करेगा भाई? अब वो तो जो मिलेगा उसको खाएगा यार, अग्री? यस सर। और इसीलिए डॉक्टर मुक्ति ध्यान रखिए, इस स्टमक की एक लेयर अच्छी खासी म्यूकस की लेयर होती है, इतना स्ट्रॉन्ग म्यूकस सीक्रेशन होता है कि वो डैमेज नहीं होने देता आपको आप ही के द्वारा सीक्रेट होने वाले HCl से, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। बट तुम उसे कुछ खाने को दो ही ना तो वो तो क्या करेगा, फिर तो खाना ही पड़ेगा उसे, अग्री? यस सर। Excuse me, sir. यस एक्सक्यूज, बोलिए। Sir, what is Argentina fin cells? अरे आ रहा हूं ना भाई, आ रहा हूं मेरे भाई सृजन, यहां तक आ रहा हूं ना मैं, अभी आया नहीं ना बेटा, यहाँ आ रहा हूं। सृजन अग्री? Yes, हाँ बोलिए, sir. Excuse me, sir. हाँ बोलिए। Sir, will you please read what is written above pepsinogen? Sir, will you please tell what is written above pepsinogen? It is not very much visible. प्रोरेनिन, Yes, sir, that one. प्रोरेनिन, नोटेड? Thank you, sir. Yes, sir. प्रोरेनिन में ध्यान रखिए, मैंने रेनिन की स्पेलिंग में डबल N लिखा है, मैं एक रेनिन और बताऊंगा जो सिंगल N होगा, but that will be in excretory system. Understood? Yes sir. Yes sir. Perfect. Coming to the second oxyntic or parietal cells, which secretes HCl, hydrochloric acid, that secrete HCl, and one factor known as, based on scientist name, Castle intrinsic factor for vitamin B12 absorption. मुग्धा, HCl तो सीक्रेट करता ही है, एक नाम है फैक्टर का कैजल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, जो आपकी बॉडी में B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है, और यदि B12 एब्जॉर्ब नहीं हुआ ना बॉडी में तो फिर आयरन की डेफिशिएंसी होने लगती है, थकावट बहुत ज्यादा आने लगती है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी है, लेकिन जाएगा तो तब जिसे एब्जॉर्ब करोगे, भाई खाना बात अलग है, उसके एब्जॉर्ब भी तो हो, और एब्जॉर्ब होने के लिए इन सेल्स का काम करना बहुत जरूरी है, राइट? Yes sir. गुंजन मंत्री, स्वराज, अंडरस्टूड? Yes, sir. Understood. Yes, sir. प्रवीण, परी, पलक? Yes, sir. Understood. Yes, sir. Yes, sir. पूरव, राशि, साक्षी? Yes, sir. परफेक्ट। चलिए, म्यूकस नेक सेल्स, ये तो प्रोटेक्शन के लिए मैंने अभी बताया, अल्कलाइन म्यूकस सीक्रीशन, अल्कलाइन म्यूकस सीक्रीशन, ये तो जरूरी है लेयर को कवर करने के लिए, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी, HCl पूरा बर्बाद कर देगा। Argentafin cells, Prajak bhai, Argentafin cells is the name of a cell that secrete some serotonin and histamine like substance, secrete serotonin
and histamine. अब मजे की बात बताते हैं। आयुष भाई, आयुष आर देयर? Yes, sir. दोस्त, सेरोटोनिन जो है ये वासोकॉन्स्ट्रिक्टर है और हिस्टामिन जो है वासोडायलेटर है। अब इन दोनों के मतलब आपने मुझसे पूछना चाहिए कि वासोकॉन्स्ट्रिक्टर और वासोडायलेटर। वासोकॉन्स्ट्रिक्टर वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला। यार कोई आप डॉक्टर बन गए, आपके पास कोई मैं पेशेंट को लेकर आया, वो लो बीपी का पेशेंट था, उसका बीपी लो रह रहा था और तुमने उसको आते से एक ऐसी दवाई दे दी जिसकी जो वासोडायलेटर थी। वो नहीं मरने वाला मर जाएगा। क्यों भाई? अरे वासोडायलेट मतलब ब्लड वेसल को डायलेट करने वाला। वैसे ही ब्लड कम प्रेशर से बह रहा था और आपने डायमीटर उसका और बढ़ा दिया, उसको और रिलैक्स कर दिया तो और धीरे धीरे बहने लगा। मल्टी ऑर्गन फेलियर और कहानी खत्म। एक कोई हाई बीपी का पेशेंट आया, वो ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर पे जी रहा था और आपने उसको एक ऐसा ड्रग दे दिया जो वासोकॉन्स्ट्रिक्टर था, जो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था। अब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था और ब्लड प्रेशर को और बढ़ा रहा था, नहीं मरने वाला। फट गई, ब्लड वेसल फट गई। अग्री? Yes, 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 sir. वासोकॉन्स्ट्रिक्टर हुआ कौन? ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्टर। और इसीलिए यहां लिख दिया बीपी क्या होगा? इंक्रीज। और वासोडायलेटर ब्लड वेसल डायलेशन। और यदि ब्लड वेसल का डायलेशन हो रहा है तो बीपी क्या होगा? decrease. आप सोचते थे अपन यार कि ये ब्लड प्रेशर का तो लेना देना हार्ट और नर्वस सिस्टम से, हाइपरटेंशन से, खाने से क्या होगा? दोस्त, पूरे बॉडी के सीक्रेशंस ऐसे हैं कि कहां से क्या होगा अभी तो आप नहीं समझ पाओगे जब तक एमबीबीएस। सिर्फ सोचने से नहीं। ब्लड प्रेशर के बढ़ने के दो कारण, एक न्यूरल, एक वेस्क्यूलर। ब्लड प्रेशर के बढ़ने के दो कारण है, एक न्यूरल, एक वेस्क्यूलर। न्यूरल होता है हाइपरटेंशन से, ज्यादा सोचने से, फिर हार्मोन के सीक्रेशन से एंजाइटी के हार्मोन बढ़ने लगते हैं। हार्मोन बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हाइपरटेंशन से आदमी खत्म होता है, ब्रेन हेमरेज और कहानी खत्म। और दूसरा होता है वेस्क्यूलर। कोई टेंशन नहीं, बिंदास खाओ, खूब खा रहे हैं, चिकन, मटन, अंडे, घी, तेल, डालडा सब खाए जा रहे हैं। अंदर की ब्लड वेसल इतनी थी, 2 सालों में वो इतनी रह गई, इतना कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, वो नैरो हो गई, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आदमी हार्ट अटैक से मर गया। अंडरस्टूड? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यानी आप समझ रहे हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो मेंटली भी फिट रहना पड़ेगा और फिजिकली भी फिट रहने के लिए अच्छा खाना पड़ेगा। डॉक्टर ओमकार गुंजाल भाई समझे कि नहीं? यस सर। डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर राशि, पूरव भाई समझे कि नहीं? Yes, sir. समझा सर। परफेक्ट। चलिए, तो ये हो गई बच्चों 4 सेल्स जो फंडिंग पार्ट में मैंने आपको बताई। आगे पॉइंट्स को कंटिन्यू करते हैं, स्टमक वाले पार्ट को। ओके, पाइलोरिक रीजन तो है, इसमें म्यूकस नेक्सन सिक्रेटिंग म्यूकस, इसमें होती है जी सेल्स। जी सेल्स, इन जी सेल्स को कहते हैं गैस्ट्रिन सेल्स। जी सेल्स को कहते हैं गैस्ट्रिन सेल। म्यूकस तो थ्रू आउट निकलता रहता है, इससे भी क्या निकल रहा है? म्यूकस। इससे भी क्या निकल रहा है बच्चों? म्यूकस। मतलब थ्रू आउट द स्टमक में म्यूकस निकलता रहेगा, नहीं तो ये एसिड इतना खतरनाक है कि अंदर की लेयर को डैमेज कर देगा। इसलिए बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करने चाहिए। ओके, चलिए। Yes, sir. अब इस पूरे स्ट्रक्चर में यदि मैं बात करूं आपसे, तो मैंने आपको कार्डियक को कार्डियक क्यों कहते हैं पता है आपको? नहीं सर, नहीं पता। अरे कार्डियक मतलब कार्डियक वाले रीजन के पास आता है ना, कार्डियक वाला वॉल, हार्ट के वॉल और कार्डियक का रीजन जो शुरू होता है ना, उसके बीच में जंक्शन, वहां पर अटैचमेंट है, उसके क्लोज है, इसलिए कार्डियक। ओके समझा? ओके ओके।
फंडस का मैंने बता दिया, बॉडी तो पूरी बॉडी होती है, पाइलोरिक में मैंने बता दिया जो म्यूकस सीक्रेट करने वाली जी सेल्स। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये जो sir. जी सेल्स हैं बच्चों, एक स्टेटमेंट लिखता हूं फिर आपके डाउट्स पर आता हूं। ये जो जी सेल्स हैं, इट इंक्रीजेस द मोटिलिटी ऑफ गैस्ट्रिक वॉल, इट increases the motility of gastric wall। मोटिलिटी मतलब यहां भी तो पेरिस्टालसिस होना है, यहां भी तो मूवमेंट चलती रहती है ना भाई, खाने का टुकड़ा डाल दिया उसके बाद अपनी वो काम तो करता ही रहेगा ना। तो वो मोटिलिटी बढ़ाने वाला हार्मोन कौन? गैस्ट्रीन। डन? Yes, sir. Yes. Yes. Repeating: lips, gums, teeth, tongue, palate, naso-oro-laryngo, esophagus, cardiac sphincter, body part, and then pyloric sphincter, and now entering into what? Duodenum, small intestine. Small intestine. Intestine. Yes. Let me check NCERT को छूट तो नहीं गया, मुझसे बताना। Let me check. आप लोग भी देखिए कहीं कुछ छूट गया हो तो। हाँ, हमने ये तो लिखा ही नहीं, मतलब ये तो खैर अलग से लिखना पड़ेगा अपने को। लिखना पड़ेगा, हमें ये लिखना पड़ेगा बच्चों, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं ना, नोट करके लिख लेते हैं क्योंकि ये फैक्ट है, इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। नोट करके लिखते हैं फैक्ट्स। फैक्ट क्या है? इन, लिखेंगे मेरे साथ, इन रूमिनेंट एनिमल्स, इनकी कहानी थोड़ी सी अलग होती है ना। ये क्या करते हैं, पहले सारा खाना डाल लेते हैं, फिर रिगर्जिटेशन करके वापस लाते हैं और चबाते रहते हैं। डू यू नो दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Ruminant animals, stomach is called as compound stomach। कंपाउंड स्टमक। अब वो कंपाउंड स्टमक क्योंकि उसके 4 पार्ट होते हैं। कंपाउंड स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? रूमेन रेटिकुलम, रूमेन रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। प्लीज नोट। प्राप्ति समझ में आ रहा है? दिशा सूर्यवंशी समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. गायकवाड़ तो सुन ही नहीं रही, तो कर लिए। Sir, हाँ बोलो। Sir. हाँ, what is written after reticulum? रेटिकुलम, RETICULUM, रेटिकुलम। Yes, sir. What is written after that? ओमेसम, OMASUM, ओमेसम। Okay, sir. तनुजा, सृजन, सूरज, श्रावणी, सायन, समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. कार्तिकी गायकवाड़ को कोई जानता है क्या? कार्तिकी की मदद करो, शायद कार्तिकी सुन नहीं पा रही है क्योंकि उसने ऑडियो सिस्टम ऑन ही नहीं किया है अपना। एनीवन हु नोस कार्तिकी? कार्तिकी sir, गायकवाड़? उसको मैसेज डालो, कार्तिकी को चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा।
अच्छा, ये मुक्ति आपको चला गया क्या मैसेज? Yes, sir. ओहो, ओके, आई ट्राइड बट फाइन, देखते हैं यदि वो कर पाए तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो रूमेन, इसके जो 4 पार्ट होते हैं, रूमेन जो है वो लार्जेस्ट है, चर्निंग, ब्रेकिंग, चर्निंग, फूड ब्रेकिंग, चर्निंग, फूड ब्रेकिंग, रूमेन का पार्ट कर रहा हूं, लार्जेस्ट, चर्निंग होती है, ब्रेकिंग होती है, ये लार्जेस्ट पार्ट है। इसकी कॉर्निफाइड सरफेस होती है। कॉर्निफाइड सरफेस डू यू नो? No, sir. No, sir. No, sir. सरफेस कॉर्निफाइड होने का मतलब होता है दोस्तों, ये जो कांटे वाटे भी खा जाते हैं ना गाय भैंस, स्पाइंस, भाई यदि मैं कोई कांटे वाली चीज खा लूं तो पता लगा यहां से पूरा इसोफेगस फट गया मेरा, अग्री? लेकिन Yes. कॉर्निफाइड यदि रहा, वो केराटिनाइज यदि वो रहा, तो उसको वो मटेरियल को तकलीफ नहीं रहती, वो कटना फटने वाला काम नहीं रहता, वो लेयर होती है कॉर्निफाइड लेयर। ओके ओके, Yes, वो sir. लेयर Yes, किस sir. चीज की बनी होती है? हाँ बोलिए। वो डेड मटेरियल होता है बेटा, इसलिए वहां पे ब्लड ब्लड वो टूटने फूटने वाला काम नहीं होता। ओके ओके सर। ग्लोरी, यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. Host symbiotic organisms. Host symbiotic microorganisms. इसी पार्ट में क्या होते हैं, ये कैटल्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जगह देते हैं रहने के लिए। देयरफॉर फर्मेंटेशन ऑफ सेल्यू, फॉर फर्मेंटेशन, या फॉर कर देता हूं, फॉर सेल्यूलोज फर्मेंटेशन, फॉर सेल्यूलोज फर्मेंटेशन। अदरवाइज ये सेल्यूलोज का तो डाइजेशन ही ना कर पाए, और यदि इनसे सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं हुआ तो बेचारे खाएंगे क्या, है ना? क्योंकि उनका तो पूरे, ये तो हर्बीवोरस है, ये तो हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस होने की वजह से इनका तो जीवन ही उस पर चल रहा है। श्रावणी, सृजन, सूरज, प्रवीण, समझे? Yes, sir. Yes. परफेक्ट। चलिए, रेटिकुलम, ये भी केराटिनाइज्ड है यार, केराटिनाइज्ड, डेड मटेरियल की बनी हुई ना, केराटिनाइज्ड इपिथीलिया, इसके अंदर की लेयर केराटिनाइज्ड लेयर है। ये आपने को पढ़ना ह्यूमन डाइजेशन है, पर जानवरों का क्यों पढ़ रहे हैं? जस्ट टू नो द इंफॉर्मेशन, कभी सवाल आ जाए, वैसे आएगा नहीं क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी, बट हमें पता हो कभी आ जाए केवीपीवाई में तो गड़बड़ नहीं, है ना? ओके, ओमेसम, फूड एब्जॉर्प्शन, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन, फूड फ्लूइड एब्जॉर्प्शन, जो कि अपने इसमें काम करती है इंटेस्टाइन, इनके इसमें काम करता है ओमेसम। परफेक्ट। लेकिन इसमें नोट क्या करना है, एब्सेंट इन कैमल, एब्सेंट इन कैमल्स। और एबोमेसम जो लास्ट वाला पार्ट है, ये गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है और केमिकल डाइजेशन करता है। एबोमेसम जो है, दिस इज व्हाट, सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस and perform chemical digestion. प्लीज नोट, स्टमक का पार्ट पूरा हुआ बच्चों अपना, फिर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ेंगे।
डन सर। हाँ बोलिए। सर ये कंपाउंड स्टमक ह्यूमन में क्यों नहीं रहता सर? आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या बोल रहे हो? सर ये कंपाउंड स्टमक ह्यूमन में क्यों नहीं रहता? इस कंपाउंड का नाम क्या बोल रहे हो? थोड़ा सा माइक दूर रखो। सर हाँ ये कंपाउंड स्टमक ह्यूमंस में क्यों नहीं रहता? अच्छा, ये कंपाउंड स्टमक ह्यूमंस में क्यों नहीं रहता? क्योंकि यदि रहता तो कितना बढ़िया था, हम भी कुछ जानवर खा पाते, है ना? अरे कौन पूछा? सर आदित्य। आदित्य पाटिल। डॉक्टर आदित्य, ऐसे समझिए, इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन सारी चीजें हमारी खुद की चॉइस से हुई है, हमने खुद की चॉइस से उसे हटाया है। इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन व्हाट वी डिड, व्हाट वी अडॉप्टेड, हमने पका हुआ भोजन खाना शुरू कर दी। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर इन एंशिएंट, थ्रू एंशिएंट मैन, they started the food eating after cooking only. So once they started cooking after the discovery of fire, the cellulose is already converted into hemicellulose, and that we did not need, then we need not to digest it. आज भी हम खाते तो हैं सेल्यूलोज, लेकिन इतने करोड़ों साल में हमने उस पार्ट को बेकार ही कर दिया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, और धीरे धीरे हम तो अपेंडिक्स को भी बेकार कर दे रहे हैं। आदित्य, am I right? यस सर। तो मुझे, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पता नहीं हमने होता था या नहीं होता था, बट हाँ, इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन चीजें वेस्टिजियल होती गई और खत्म होती गई, तो प्रोबेबली ऐसा हो गया हो। Is it? लाइक टेल। Just like tail. Perfect. Okay, noted. Yes, sir. यस सर नोटेड। Yes, sir. इस पार्ट को बच्चों ट्रू स्टमक कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल सीक्रेशन है ना ये, स्टमक में डाइजेशन कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, तो ये ट्रू स्टमक वाला पार्ट हो गया, राइट? I am sharing the image and switching to the small intestine part. एक बार बार देखा करो, रोज ये प्रैक्टिस किया करो कि बकल कैविटी से स्टार्ट करके कहां तक पहुंचे, तो आगे क्या होगा, कैसा होगा। Just sharing. Share. चलिए, should we switch to intestine? यस सर। Yes, sir. यू कैन। बच्चों मैंने आपको बता दी चीजें, कार्डियक स्फिंक्टर बच्चों का जो है वो थोड़ा सा लेस डेवलप होता है ना, इसलिए रिगर्जिटेशन बार बार हो जाता है। बच्चे को दूध पिलाया, फीडिंग की, और उल्टा सीधा थोड़ा भी कर दिया तो वो बाहर आ जाता है ना, क्योंकि वो स्फिंक्टर उसका प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है। एक बार चेक कर लीजिए, पूरा मन में रिवाइज कीजिए, पूरा मन में रिवाइज कीजिए, बकल कैविटी से लेकर स्टमक तक, पाइलोरिक तक। मैं तब तक इसे मिटाता हूं और हम फिर अगले पार्ट पर आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तब तक मन में रिवाइज कीजिए और सोचिए यदि कहीं पर कुछ कंफ्यूजन आ रहा है। एनसीईआरटी भी पलटाइए साथ में।
डन। आप लोगों ने नहीं पढ़ा लेकिन मुझे एक स्टेटमेंट दिखा बच्चों यहां पर, एपिग्लॉटिस के पास, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चों, ये चीजें मिस नहीं करनी है, मेरे पढ़ने में छूट जाए तो आपको पढ़नी है। कार्टिलेजिनस फ्लैप, एपिग्लॉटिस जहां लिखा है उसको लिख दीजिए, कल के डायग्राम में कहीं लिखा होगा एपिग्लॉटिस, एम आई राइट? यस सर, लिखा है। उसको लिखिए कार्टिलेजिनस। कार्टिलेज मतलब क्या होता है? ये कार्टिलेज, बोन जैसा हार्ड नहीं और मसल जैसा सॉफ्ट नहीं, दोनों के बीच का स्ट्रक्चर है कार्टिलेज, ये वाला स्ट्रक्चर। दिस इज कार्ट, ये बोन है, दिस इज बोन, बट दिस इज कार्टिलेज, दिस इज कार्टिलेज। परफेक्ट। तो एपिग्लॉटिस को लिखिए कार्टिलेजिनस और कार्डियक को लिखिए मस्क्यूलर। और कोई पॉइंट तो नहीं था? इसको गैस्ट्रोइसोफेजियल भी कहते हैं, है ना? Sir, will you please repeat once? कार्टिल एपिग्लॉटिस को लिखेंगे कार्टिलेजिनस, एपिग्लॉटिस इज कार्टिलेजिनस फ्लैप एंड कार्डियक इज मस्क्यूलर। ये मैंने एनसीईआरटी में देखा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों, एक भी लाइन छोड़नी नहीं है आपको इसकी। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद स्मॉल इंटेस्टाइन। Sir, cardiac sphincter is gastroesophageal. हाँ, गैस्ट्रोइसोफेजियल, क्योंकि ये गैस्ट्रो और ईसोफेगस ना, गैस्ट्रिक में आने वाला और ईसोफेगस से भेजा जाने वाला, तो जंक्शन पे कर दिया गैस्ट्रोइसोफेजियल, बराबर? Yes, sir. ओके। और ओंकार, इसको मैं कार्डियो कार्डियो के नाम से तो कुछ कह दो तो भी चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका नाम तो कार्डियक से भी जुड़ा होगा ना, कार्डियो इसोफेजियल, है ना? Yes, sir. कार्डियो इसोफेजियल, डन। चलिए, और तो कोई पार्ट इसमें मुझे नहीं दिख रहा है एनसीईआरटी में। लेट अस स्टार्ट विद स्मॉल इंटेस्टाइन। Small intestine. Visibility is clear? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सबसे लंबा पार्ट है ना, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अग्री? यस। Yes, sir. लगभग कितने मीटर? 6.25 meters. 6.1. परफेक्ट। 3 मेजर पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम की स्पेलिंग बोलिए। ILEUM. यदि यहाँ पर आई हो जाता तो Bone. It's a bone. Bone. It will be a together it is लगभग 6.25 मीटर, डन। चलिए, ड्यूडेनम की बात करें तो सी शेप्ड है ना, ड्यूडेनम कैसा? Yes, sir. C shape. सी शेप्ड ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, सी शेप्ड ड्यूडेनम। और ये कैसा होता है? शॉर्टेस्ट। पॉइंट नंबर 3, थिकर वैस्कुलर जेजुनम, थिकर वैस्कुलर जेजुनम, थिकर वैस्कुलर जेजुनम।
ये थोड़ा सा कॉइल्ड होता है, लिटिल कॉइल्ड, लेकिन सबसे ज्यादा कॉइल, हाईली कॉइल कौन सा पार्ट? Helium. 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 हाईली कॉइल, थिनर, लेस मस्कुलर। थिनर और लेस वेस्क्यूलर कौन? हीलियम। न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये 10th में पढ़ा होगा आपने। Villi. Sir, villi. villi Villi. are present on the surface of, on the surface of helium to what? Increase the surface area. Increase surface area. Surface area for Absorption. absorption. Sir, what Perfect. is sector R? क्या? बोलो। Sir, what is after R? What is after R? अच्छा प्रेजेंट, अरे मेरी आदत है थोड़ी सी सुधरनी बात। प्रेजेंट को मैं क्या लिखता हूँ? प्लस और एंटी, और एब्सेंट को माइनस और एंटी, समझे? Yes, sir. ओके। थोड़ा सा स्लैंग लैंग्वेज हो जाती है ना, फटाफट हो जाता है काम। Sir, please repeat the fifth point. Numerous finger-like projections called villi are present on the surface of helium to increase the surface area for absorption. ऐसा कर दें उसको, to increase the surface area 10 times. To increase the surface area 10 times for what? Food absorption. Food absorption. Perfect. अब मैं आपको दो स्ट्रक्चर दे रहा हूं दोस्तों, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और उन दोनों स्ट्रक्चर को हम समझ रहे हैं क्योंकि वही दो स्ट्रक्चर हमें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इंटेस्टाइन में तो कोई बहुत ज्यादा और दम इसमें नहीं बचा, बट स्टिल okay, let me share the structures. Just sharing the image. चल
देखते हैं बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन तक के पार्ट मैंने क्लियर किए। और जो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं आपसे, वही मैं आपको भी भेज दे रहा हूं, ताकि आपको यदि स्क्रीन क्लियर ना दिखे तो एटलीस्ट आप अपने अपने मोबाइल फोन्स में देख पाएंगे। I hope screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये मैंने आज आपको स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन बताया बच्चों, और वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन मैं आपको आपके ग्रुप पर भी भेज दिया हूं। उससे होगा ये कि आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे। चलिए, ये जो इन जनरल मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया है, पहले तो ये समझिए कि मैं स्ट्रक्चर बताना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि ऐसे तो स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में नहीं आएगा। बच्चों, ये मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब ये मेरा एलिमेंट्री कैनाल, ईसोफेगस से लेकर स्टमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। अग्री? ये भी इसको मैंने पूरा खींच दिया तो एक लंबी डक्ट बन जाएगी। अग्री? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. दिस विल बी अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा पूरा। अग्री? Yes. Yes, Yes, sir. sir. डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डायमीटर कहीं कम, कहीं ज्यादा, फिर कहीं कम, फिर कहीं ज्यादा। भाई ईसोफेगस का डायमीटर कम, स्टमक का डायमीटर बहुत ज्यादा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का छोटा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा, लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा। बट डक्ट तो कैनाल जैसी ही रहेगी ना, ट्यूब तो ट्यूब ही रहेगी, बराबर? Yes, sir. Yes, sir. इफ आई कट अ सेक्शन, एक सेगमेंट इसमें से मैं काटता हूं, तो इट विल सीम्स लाइक अ सर्कुलर स्ट्रक्चर। अग्री? Yes, sir. Yes. उसमें सबसे बाहर की लेयर और सबसे अंदर ल्यूमेन, जिसमें खाना पड़ा हुआ और पास हो रहा है, वो फूड पार्ट जिसमें पास हो रहा है वो ल्यूमेन, और बाहर की लेयर, फिर अंदर की लेयर, फिर उसके अंदर की लेयर, और फिर अंदर फूड पड़ा होगा। तो वैसा एक सर्कल का कट पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। अग्री? Yes. Yes, sir. Is it visible to you? Is it visible to you? Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 This structure that we are going to discuss or we are going to deal, this is the histology or the TS of the gut or midsection or the transverse section of the midgut. This is the gut section. That means if I am showing you on this diagram, through this picture, I am showing you a gut TS. That means right from esophagus to anal pore, more or less will remain same. Right from esophagus starting point to anal pore, more or less it will remain same. हाँ, थोड़ा बहुत कहीं ज्यादा डायमीटर कम ज्यादा हो सकता है, like in stomach, like in large intestine, but more or less layers will remain same. So please go through this diagram, 101% neat diagram, 101%. The outermost layer is known as serosa. Can you see this? Yes. Yes. The outermost layer is known as serosa layer. The second layer is known as देखकर बताइए, second layer Submucosa. second layer बताइए। Inner Outer circle. longitudinal. Inner circular. सेकंड लेयर पे मस्कुलरिस एक्सटर्ना, पहली लेयर हो गई सेरोसा। सर्कल सर्कल दिख रहे हैं आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिस आउटर मोस्ट लेयर में आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर बच्चों दिख रहा है, मैंने कल, यदि आपको याद हो तो सोचिएगा, मैंने दो टाइप की मसल्स बताई थी, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर। इज इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप सोचो थोड़ा सा लॉजिकली, आउट ऑफ बॉक्स। रेजोनेंस के स्टूडेंट हो तुम लोग। एक को इन्होंने सर्कल सर्कल दिखाया है, एक को डॉट डॉट दिखाया है, तो कौन सी लॉन्गिट्यूडिनल होगी और कौन सी सर्कुलर होगी? सर्कल की सर्कुलर होगी। बस, कौन बोला? प्रसन्न। प्रसन्ना। बस यहीं पर गलती कर दी। मैंने कहा ना, यू शुड बी अ प्राउड रेजोनाइट। अरे किसी एक सर्कुलर गोल पाइप को काटो तो तुम्हें कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, और किसी लॉन्गिट्यूडनल, एक पाइप को खड़ा रखो प्रसन्ना,
खड़ा रखो मतलब एक कंप्लीट ट्यूब है, उस ट्यूब को तुमने बीच से काटा तो तुम्हें सर्कल दिखेगा ना एक। Yes, sir. अरे अंडरस्टूड Yes, sir. भाई, मैंने कहा ना आउट ऑफ बॉक्स। लोगों को लगता है बायोलॉजी मतलब बड़ा आसान है। मैंने यार यदि एक ऐसे डक्ट का टीएस काटा तो तुम्हें सर्कुलर दिख रहा होगा ना। Yes, sir. मतलब लॉन्गिट्यूडिनल मसल को ऐसे देखोगे तो सर्कल दिखे, राइट? Yes. और सर्कुलर मसल को काटोगे तो डॉट 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 ही दिखेगा ना। Yes, sir. अरे बाकी लोग समझे कि नहीं समझे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचने की आदत डालो। चलिए, सर वो सर्कुलर वाला लॉन्जिट्यूडिनल होगा ना फिर? हाँ परफेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा। एंड वो डॉटेड वाला सर्कुलर होगा। डॉटेड वाला सर्कुलर है, डॉटेड वाला सर्कुलर है, सर्कल वाला लॉन्गिट्यूडिनल है। परफेक्ट। और थोड़ा लॉजिक लगाते देखते, अंदर लिखा था इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, मिला? यस सर। यस सर। Yes, sir. मतलब सब कुछ वहीं लिखा हुआ था दोस्तों, ये देखो। डन। चलिए, एनीवेज अब यदि दूसरी लेयर की बात अपन करते हैं, बाहर तो थी सिरस सिरोसा। नोट करते चल रहे हैं आप डायग्राम? मैंने या फिर मैं शेयर कर दे रहा हूं, अभी समझ लो, आराम से नोट करना, क्योंकि 3:15 हो रहा है बच्चों, फिर क्लास भी है आपकी। इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, उसके अंदर जाते हैं तो सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर जाते हैं तो म्यूकोसा। मैंने नंबर डाल रखे हैं 1 2, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और सिरोसा। बाहर की होती है सिरोसा, राइट? सिरोसा कहाँ लिखा है मैंने? कहीं लिखा नहीं है सिरोसा। चलिए छोड़िए। तो बाहर की लेयर हो गई सिरोसा, अंदर की सब म्यूकोसा, तीसरी म्यूकोसा। जो म्यूकोसा लेयर है, क्या लगता है? ग्रेट वियर एंड टियर लिखा है, देखो, सब्जेक्ट टू ग्रेट वियर एंड टियर, मिला? यस सर। यस सर। Yes, sir. कुछ खाओगे तो कटफट होगी ना उसमें, और कटफट होगी, टूटेगी फूटेगी, तो अंदर वाली लेयर ही तो टूटेगी फूटेगी। इज इट? या एब्सोल्युटली। उसके अंदर Yes, है, sir. उसके अंदर है ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब वो पार्ट है जहां आप खाना खाते हैं। उसके बाद तुझे इसमें स्पाइन आ गया, कुछ आ गया, ब्लेड आ गई, कुछ आ गया, तो ये सब कटना फटने वाला, तो ये वियर एंड टियर वाली ये। उसके बाद ये सब म्यूकोसा लेयर, उसके बाद ये मस्कुलरिस, और उसके बाद ये सिरोसा। आया क्या समझ में? आया क्या Yes, sir. समझ में? Yes, sir. यस सर। यस सर। काम आपको ये करना है दोस्तों, इसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इस डायग्राम को अच्छे से बनाएं, बाकी का डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जब मुझे आपको और 2-3 डायग्राम्स बताने होंगे। स्टमक वाला बताना होगा, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मुझे एनसीईआरटी का डायग्राम एक्सप्लेन करना होगा। सो विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। यस सर। तब तक एक काम करेंगे, जस्ट गो थ्रू दिस, उसको बना लीजिए, डायग्राम नीट एंड क्लीन बना लीजिए, एंड रेडी रहिए, ताकि फिर हम उसकी लेवलिंग अच्छे से करते हैं, राइट? यस सर। Yes, sir. ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू Yes, सर। sir. बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। sir. थैंक यू। टेक गुड केयर। बाय सर। बाय, गुड बाय।